स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क लेकर के आए हैं जो आपका 50 मार्क्स का आपको असेसमेंट मिला है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दो लेखकों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में आपको लिखना है। ये आपका 10 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है, दो कवियों के चित्र चिपकाकर उनका वर्णन करना है। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है, जीवन में जल का महत्व, उसके विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों का वर्णन करना है। और लास्ट है, सर्वनाम की परिभाषा में उसके भेदों का वर्णन करना है। तो देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने जो लेखक का लिया है मुंशी प्रेमचंद। ये आप को मार्केट से कहीं भी पोस्टर वगैरह मिल जाते हैं जो छोटे आपके चिप पेस्ट करने के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की आप फोटो कट करके चिपका सकते हैं। अब इनके बारे में लिखते हैं कि प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के लम्हे गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम था मुंशी अजायब राय था, जो लम्हे में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद की आरंभिक जो शिक्षा थी, शुरू की जो शिक्षा थी, वो फारसी में हुई थी। और प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जो जीवन है वो बहुत संघर्ष में रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठी थी। उनकी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। तो आप ये लिख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। आपको दो लेखकों के बारे में लिखना है, तो दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी भी फोटो आपको मिल जाएगी मार्केट में, तो इनकी आप पेस्ट कर सकते हैं। इनके बारे में, जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1889 से 15 नवंबर 1937 तक का इनका समय था। और हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंध लेखक थे ये। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म और व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कमायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमता को स्वीकृति दी। और इसका एक अतिरिक्त जो प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। तो यहाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ये आपका 10 मार्क्स का है। दो कवियों के बारे में हमने यहाँ पर दो लेखकों के बारे में लिखा है। एक है जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें कवियों के बारे में लिखना है। तो पहले कवि हमने लिए हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनको सभी जानते ही होंगे कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, ये पिता थे ये। और इनके बारे में लिखते हैं कि आधुनिक छायावाद के कवियों में सबसे आगे हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। और उनकी लिखी मधुशाला का नशा आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। बच्चन अपना परिचय इस तरह दिया करते थे, मिट्टी का तन, मस्ती का तन, क्षण भर जीवन और मेरा परिचय। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर रहते हुए उन्होंने ओथेलो, मैकबेथ, रुबाइयाँ, भगवत गीता और यीट्स की कविताओं का अनुवाद किया। उनकी 4 हिस्सों में लिखी गई आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक उनकी शानदार रचनाओं में गिनी जाती है। साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण से नवाजे इस बेहतरीन कवि की 18 जनवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी। तो ये था हरिवंश राय बच्चन के बारे में। दूसरे कवि हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में यूपी के झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का खूब इस्तेमाल किया। उनका महाकाव्य साकेत
हिंदी साहित्य की एक मील का पत्थर है। जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा उनकी मशहूर रचनाएं हैं। पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे इस कवि ने 12 दिसंबर 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्या है? तो जल के महत्व पर हमें निबंध लिखना है कि पानी पृथ्वी पर रहने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। इसके बिना हमारी धरती नहीं रहेगी। दुनिया में सभी जीवित चीजों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो एक ही समय में दुर्लभ है। दुनिया का केवल 3% पानी ही है ऐसे रूप में है जिसका उपभोग हम कर सकते हैं। आगे है कि हमारी दैनिक गतिविधियां पानी के लिए बिना अधूरी हैं। पानी न केवल इंसानों को बल्कि पौधों और जानवरों को भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम अभी पानी का संरक्षण नहीं करेंगे अर्थात नहीं बचाएंगे उसे, तो जीवों के सभी रूप विलुप्त हो जाएंगे। यह एक नवीकरणीय संसाधन है और हर एक व्यक्ति को पानी के संरक्षण और संतुलन को बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया था कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए और उसके भेदों के बारे में लिखिए। तो संज्ञा क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान और क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, दिल्ली, किताब, कुर्सी, सुंदरता, मोहन, ये सब नाम हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या द्रव्य या गुण, भाव, स्थान या क्रिया के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी का या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, मनुष्य, फूल, वृक्ष इत्यादि। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। आगे है समूहवाचक। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है और उसके भेदों का भी वर्णन करना है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और कितने भेद हैं इसके? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देते हैं पहले कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या खुद के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? मैं, हम, तुम और आप, यह सब उदाहरण हैं इसके पुरुषवाचक के। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों में किसी दर के या समीप वस्तु, दर नहीं है ये दूर है, किसी दूर के या समीप वस्तु, व्यक्ति, प्राणियों या स्थान, न घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो, उन शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको यहाँ पर जो है आप दूर कर लेना, ठीक है। उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये और उस, इस, वे आदि, ये सब क्या है हमारे? ये है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे है हमारा, अगला देखते हैं। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो, अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं करवाता हो, वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई और आदि। आगे है संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जिसका, जो की, जो, सो, जितना, उतना आदि। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसका, किसकी, कौन, क्या, कहाँ,
ये शब्द कौन का प्रयोग जो है सजीवों हेतु होता है और क्या का प्रयोग जो है वो निर्जीव के लिए होता है। ठीक है, आगे है हमारा निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। दो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। जैसे आप, तो यहाँ पर एक करेक्शन है इसमें, यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पर जो है, जो शब्द। तो जो शब्द अपनी खुद के लिए प्रकट करता है, और जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट हिंदी का पूरा होता है। ये हमने 50 मार्क्स का पूरा कर लिया है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि आपके फ्रेंड्स भी टाइम पर अपना असेसमेंट कंप्लीट कर पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।